नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। बड़ी सफलता के साथ दुबई में हुआ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आगाज। COP28 ने औपचारिक रूप से जलवायु आपदा कोष व्यवस्था को दी मंजूरी। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोष को $420 मिलियन देने की जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दुबई में जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने विकासशील दुनिया के प्रयासों को पर्याप्त जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर दिया जोर। अस्थायी संघर्ष विराम के बीच इजरायल में बड़ा हमला। हमास के आतंकियों ने 3 लोगों को मारी गोली। हमास ने 2 और बंधकों को किया रिहा। संघर्ष शुरू होने के बाद तीसरी बार इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन। रूस की भागीदारी को लेकर सदस्य देशों में भारी रोष के बीच शुरू हुआ 2 दिवसीय OSCE सम्मेलन। बाल्टिक देशों ने बैठक का किया बहिष्कार। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मदद जारी रखने का दिया भरोसा। रूस पश्चिमी देशों पर बोला जमकर हमला। रूस ने यूक्रेन में तेज किए हमले। डोनेट्स्क क्षेत्र में मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत, कई घायल। यूक्रेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूर्वोत्तर सीमा पर सैनिकों से की मुलाकात। और आइए खबर दुनिया की शुरुआत करते हैं एशिया के आईने के साथ। दुबई में हो रहे जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन की शुरुआत शानदार रही। COP28 के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया। इसमें औपचारिक रूप से जलवायु आपदा कोष व्यवस्था को मंजूरी दी गई, जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोष को करीब $420 मिलियन देने की घोषणा की गई। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी ने घोषणा की कि वे इस कोष में $10 करोड़ का योगदान देंगे। जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त अरब अमीरात के विशेष दूत सुल्तान अल जाबेर को गवेल सौंपते ही औपचारिक रूप से COP28 की अध्यक्षता भी सौंप दी गई। इसी के साथ दुबई में हो रहे जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सुल्तान अल जाबेर ने वैश्विक नेताओं से कहा कि यहाँ मौजूद लोगों के पास कुछ अभूतपूर्व करने की शक्ति है, लिहाजा अपने मतभेदों से ऊपर उठकर कुछ ऐसा करना होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान हो। उन्होंने कहा कि आइए एजेंडे पर सहमति बनाने की कोशिश करें और बहुपक्षवाद में अपना विश्वास बहाल करें। This is the presidency. हमने तेल और गैस कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का साहसिक विकल्प चुना। हमारे बीच कई कठिन चर्चाएं हुई। आज इनमें से कई कंपनियां पहली बार 2030 तक शून्य मीथेन उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध हैं। Let me tell you. 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले COP28 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों के समाधान को तलाशने की कोशिश होगी। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पार्टीज वे देश हैं जिन्होंने 1992 में जलवायु समस्या से निपटने के लिए मूल संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। COP28 का मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों के सम्मेलन की 28वीं बैठक। अब तक COP के 27 सम्मेलन हो चुके हैं। पिछले साल ये सम्मेलन मिस्र में हुआ था। अब 28वां सम्मेलन दुबई में हो रहा है। And I'm grateful. यह वह वर्ष हो जब जलवायु वित्त के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उम्मीद करता हूं कि यह वो COP हो जहां हम हानि क्षति के लिए 100 बिलियन के अपने वादे को पूरा करेंगे। They can do much more. यूएई की अध्यक्षता में 4 प्रमुख क्षेत्रों में बदलावों पर फोकस किया गया है। 2030 से पहले ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना और उत्सर्जन में कटौती करना है। पुराने वादों को पूरा करने और नए समझौतों के लिए रूपरेखा तैयार करना और क्लाइमेट फाइनेंस में सुधार करना है। प्रकृति, लोगों, जीवन और आजीविका को जलवायु कार्रवाई के केंद्र में रखना है। अब तक के सबसे समावेशी COP का गठन करना है। The lack of progress
हम हानि और क्षति की प्रतिक्रिया सहित इस परिवर्तन को उचित रूप से वित्त पोषित करने का निर्णय लेते हैं और हम एक नई ऊर्जा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध होने का निर्णय लेते हैं। Point we'll have made everyone on the planet safe. जलवायु परिवर्तन से निपटने के 2015 में हुए पेरिस समझौते में 195 देशों के नेताओं के बीच ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम लगाने के प्रयास तेज करने पर सहमति बनी थी। ये तय किया गया था कि वैश्विक औसतन तापमान का स्तर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देना है। पेरिस समझौते के 8 वर्षों के बीच जलवायु सम्मेलनों में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की आवश्यकता जताई गई है। ऐसे में कॉप 28 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेरिस समझौते और इसके तहत 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों की समयावधि का मध्य बिंदु है। यूएई दुनिया के 10 शीर्ष तेल उत्पादक देशों में शामिल है। गैस और कोयला की ही तरह तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है। ये सभी ईंधन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। अल जुबैर की तेल कंपनी जल तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूएई दूसरे देशों के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएगा। तो किस तरीके का तालमेल जो है वो यहाँ पे बैठा जाएगा और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यही कि जो आगाज़ है वो शानदार रहा। जलवायु आपदा कोष की जो व्यवस्था की बात कही गई थी उसके ज़रिए माना जा रहा है कि आगे भी और भी महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं इस दौरान हो सकेंगी। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। जलवायु परिवर्तन से दुनिया जूझ रही है और इस पर लगाम लगाना अब दुनिया के लिए एक बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएई के दुबई शहर में COP28 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका आगाज अब हो चुका है। क्लीन एनर्जी के लिए क्लाइमेट फाइनेंस पर यहाँ चर्चा तेज हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंताओं के साथ ही भारत ने COP के हर मंच से विकासशील देशों के लिए एनर्जी ट्रांजिशन और अडेप्टेशन में आ रही मुश्किलों के समाधान ढूंढने पर हमेशा जोर दिया है। यही कारण है कि भारत के एजेंडे में क्लाइमेट फाइनेंस भी है। बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के आह्वान के साथ COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दुबई में 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हरित ऋण पहल भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम होगा। ऊर्जा स्रोतों के बदलाव से संबंधित दूसरा कार्यक्रम लीड IT2 भारत और स्वीडन की संयुक्त मेजबानी में होगा। भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी जलवायु वित्त के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. विदेश सचिव ने कहा कि भारत को आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में
जलवायु वित्त के बारे में एक स्पष्ट कार्य योजना पर सहमति बनेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। The first high-level event which is being co-hosted by India and the UAE is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. दुबई में भारत के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दुबई में COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप की थीम वसुदेव कुटुम्बकम है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस मंडप का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और नेतृत्व, विशेषकर हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों को प्रदर्शित करना है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा की जाएगी। पिछले कई सालों से जो कदम उठाए गए हैं उनका परिणाम क्या हुआ, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में सभी देश एक साथ कैसे चले, ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा COP28 के इस सम्मेलन के लिए। इसका आउटकम किस प्रकार से निकलेगा, एक पूरा एजेंडा उसका तैयार हो जाएगा। और आखिरी दिन चूँकि 12 तारीख तक ये पूरा COP28 का सम्मेलन चलने वाला है, तो उसका एक फाइनल जो आउटकम है वो 12 तारीख को यहाँ पर रखा जाएगा। और किस प्रकार से सभी देशों के लिए जो रोड मैप बनाया गया है उन पर किस प्रकार से उनको कदमताल करना है, ये भी कहा जाएगा। इस समय पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण की समस्या से जूझ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 और 2022 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसका लगभग 90% जीवाश्म ईंधन से आता है। सम्मेलन में जलवायु संकट में कम योगदान देने के बावजूद जलवायु संकट का खामियाजा भुगतने वाले विकासशील और गरीब देशों को आर्थिक समर्थन के मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। शिशिर सेलार के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, दुबई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने X पर इससे जुड़ी सूचना साझा करते हुए लिखा, दुबई के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां COP28 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। यह मंच जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण विचार विमर्श का साक्षी बनेगा। इस दौरान मैं शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त विभिन्न विश्व नेताओं के साथ संवाद भी करूंगा। और खबर दुनिया की में हम फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज पर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। अस्थायी संघर्ष विराम के दौरान यरूशलेम में हमास के हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर हमास के खात्मे की बात कही। हालांकि हमास की तरफ से 2 और लोगों को रिहा भी किया गया। वहीं तीसरी बार इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले संघर्ष विराम के प्रयासों को बढ़ाने की बात कही। इजराइल और हमास में जारी अस्थायी संघर्ष के बीच यरूशलेम आतंकी हमलों से दहल उठा। बताया जा रहा है कि 2 हमलावरों ने यरूशलेम में अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। हमले में 3 इजरायलियों की मौत हो गई है। हमला सुबह करीब 7:45 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि हमास के आतंकियों ने राजधानी यरूशलेम के प्रवेश की जगह पर एक गाड़ी से घुसे और लोगों तथा बस स्टॉपों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर मारे गए। हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को नेस्त नाबूद करने का एक बार फिर संकल्प दोहराया। मैंने हमास को खत्म करने की शपथ ली है। हमें कोई नहीं रोकेगा। हम ये युद्ध तब तक जारी रखेंगे जब तक हम अपने तीनों उद्देश्यों तक नहीं पहुंच जाते हैं। अपने सभी बंधकों को मुक्त कराना, हमास को अंत तक खत्म करना। इससे पहले इजराइल और हमास अस्थायी युद्ध विराम को 1 दिन और बढ़ाने पर सहमत हो गए थे, जिसकी समय सीमा गुरुवार को समाप्त हो रही थी। इस बीच 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री तीसरी बार इजराइल पहुंचे और वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक से पहले एंटोनी ब्लिंकेन ने कहा कि अस्थायी संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। बाद में उन्होंने रामल्ला में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात की। हमने पिछले सप्ताह में सकारात्मक बदलाव देखा। बंधक अपने घर को लौटे और अपने परिवारों से मिले। ये आज भी जारी रहना चाहिए। इस बीच इजरायली सेना का कहना है कि जॉर्डन घाटी क्षेत्र के मोशाव बेकवोट में उसकी एक चौकी पर हमला किया गया है। हमले में सेना के 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि हमलावर को तुरंत मार गिराया गया। और संदिग्धों के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच युद्ध अपराधों की जांच करने वाला संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग 7 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच करेगा। आयोग ने लोगों से सबूत मुहैया कराने की अपील की है। मैं जांच करने की शक्ति वाले आयोग की अध्यक्ष हूं, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमें वास्तव में इजराइल के सहयोग की जरूरत है, और यह उनके नागरिकों के लिए और यह न्याय के लिए है। उधर गाजा में हमास के कब्जे से रिहा किए गए थाई बंधकों का पहला समूह स्वदेश लौटा। थाईलैंड पहुंचने पर मारे गए थाई मजदूरों के शोक में मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के दौरान आतंकियों ने 39 थाई नागरिकों की हत्या कर दी थी, जबकि 32 मजदूरों का अपहरण कर लिया था। अब तक 23 थाई नागरिक रिहा किए जा चुके हैं। 9 अभी भी हमास के कब्जे में हैं। वहीं इजराइल के एक अस्पताल का कहना है कि हमास द्वारा रिहा किए गए 4 किशोरों की स्थिति स्थिर है। ये चारों इसी अस्पताल में भर्ती हैं। उधर मिस्र और कतर गाजा में अस्थायी युद्ध विराम को 2 दिनों के लिए बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता वितरण में वृद्धि पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे पहले अंतिम समय में संघर्ष विराम को 7वें दिन तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी। आगे बढ़ते हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को फिलीपीन के उस दावे को खारिज कर दिया कि चीनी लड़ाकू विमानों ने फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जा रही उड़ान भरी थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने मनीला द्वारा की गई टिप्पणियों को सरासर दुर्भावनापूर्ण प्रचार करार दिया। मनीला ने रविवार को कहा था कि दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे अभ्यास के दौरान चीन के 2 लड़ाकू फिलीपीन के विमान का चक्कर लगाते हुए देखे गए। हालांकि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं उत्तर कोरिया ने अमेरिका के साथ बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि वह अमेरिका के साथ अपनी संप्रभुता पर कभी बातचीत नहीं करेगा। अमेरिका को 2 मुँह करते हुए उसकी कड़ी निंदा की। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA द्वारा ये कहा गया कि अमेरिका एक तरफ बातचीत की पेशकश कर रहा है तो दूसरी ओर सैन्य गतिविधियों को भी तेज कर रहा है। किम जोंग उनकी बहन किम योजोंग ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराते हुए आने वाले दिनों में और ज़्यादा सैटेलाइट प्रक्षेपण का संकल्प दोहराया।
किम यो जोंग ने कहा कि पिछले सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक अमेरिका और उसके अनुयायियों की मांग पर बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि थॉमस ग्रीनफील्ड को पहले ये बताना चाहिए कि उत्तर कोरिया के उपग्रह प्रक्षेपण को अवैध बताने के बजाय अमेरिकी रणनीतिक संपत्तियां अक्सर दक्षिण कोरियाई बंदरगाहों पर क्यों दिखाई देती हैं। कजाकिस्तान के शहर अलमाटी के एक छात्रावास में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 लोग कजाक मूल के, वहीं 2 लोग रूसी मूल के और अन्य लोग उज्बेकिस्तान से थे। कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस से दम घुटने के कारण पीड़ितों की मृत्यु हुई। और फिलहाल यहां वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और आइए अब देखते हैं यूरोप इन दिनों। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE के मंत्री स्तर की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत में रूस यूक्रेन का मुद्दा गरमाया रहा। बैठक में रूसी विदेश मंत्री लावरोव के पहुंचने के विरोध में जहां यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देशों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, तो वहीं कई देशों के प्रतिनिधि लावरोव के भाषण के समय सदन से बाहर चले गए। लावरोव ने पश्चिमी देशों पर जहां जमकर निशाना साधा, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। यूक्रेन में बढ़ते रूस के हमलों और गहराते संकट के बीच उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE के मंत्री स्तर की 2 दिवसीय बैठक का आगाज हुआ। दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा समूह की बैठक मॉस्को की भागीदारी पर नाराजगी के कारण काफी हद तक प्रभावित हुई है। OSCE के अध्यक्ष और उत्तर मैसेडोनिया के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता ने इस संगठन की प्राथमिकताओं की धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध विश्वास, संवाद और परिणाम देने की हमारी क्षमता को कमजोर करता है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। ये एक कठिन साल रहा। रूस का यूक्रेन पर हमला सभी मानवीय मानकों को तार तार कर रहा है। जॉर्जिया और मोल्दोवा में जारी संघर्षों को जल्द हल निकालने की आवश्यकता है। यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। हम यूक्रेन के प्रति अपना आर्थिक, सैन्य, मानवीय और राजनयिक समर्थन जारी रखेंगे। बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की शिरकत के विरोध में यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कई देशों के प्रतिनिधि बैठक में तो जरूर पहुंचे, लेकिन लावरोव के भाषण के समय सदन से बाहर चले गए। उधर बुल्गारिया ने लावरोव को अपने हवाई क्षेत्र से जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते उन्हें लंबा चक्कर काटकर उत्तर मैसेडोनिया पहुंचना पड़ा। इन सभी बाधाओं को पार कर बैठक में पहुंचे लावरोव ने पश्चिमी देशों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश OSCE को पुनर्जीवित करने के सारे रास्ते को बंद कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में हमारे पड़ोसी अपना प्रभुत्व पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने हितों को सिद्ध करने के लिए OSCE का उपयोग करते हैं। OSCE को नाटो और यूरोपीय संघ विस्तार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हंगरी के विदेश मंत्री का कहना है कि ये मंच क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कारगर साबित हो सकता है। ये सम्मेलन रूस और अमेरिका के बीच बातचीत स्थापित करने का एक मौका हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि और लोगों की मौत हो। शांति ही इस मामले का अकेला समाधान है। हम रूस और अमेरिका की मौजूदगी का लाभ उठा सकते हैं और उनके बीच वार्ता स्थापित करा सकते हैं। 2 दिवसीय बैठक के दौरान OSCE के नए अध्यक्ष देश पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। नाटो सदस्य एस्टोनिया ने इसकी अध्यक्षता लेने की मांग की थी, लेकिन रूस और बेलारूस ने पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया।
महीनों की बातचीत के बाद माल्टा इस सप्ताह की शुरुआत में अगले साल संगठन की अध्यक्षता संभालने के लिए सहमत हुआ है। बात करते हैं स्पेन की, जहां दक्षिणी स्पेन के कारिब समुद्री तट पर स्पीड बोट के गिरने के कारण 4 मोरक्को मूल के प्रवासियों की मौत हो गई। नाव में कुल 27 प्रवासी सवार थे, जिनमें से 23 ही सुरक्षित हैं। तट पर पुलिस और रेड क्रॉस के लोगों की मौजूदगी के कारण कुछ प्रवासी खुद समुद्र में कूद गए, जबकि कुछ को बंदूक की नोक पर कूदने के लिए मजबूर किया गया। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आइए अब देखते हैं अमेरिकाना। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और जाने माने राजनयिक हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। 1970 के दशक में कई वैश्विक घटनाओं और कूटनीति की दुनिया में अलग प्रभाव छोड़ने वाले किसिंजर ने अमेरिकी विदेश नीति और सुरक्षा नीति में अहम और कई बार विवादित भूमिका निभाई। दुनिया भर के बड़े नेताओं ने किसिंजर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। 1970 के दशक में कई वैश्विक घटनाओं और कूटनीति की दुनिया में अलग प्रभाव छोड़ने वाले अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और जाने माने राजनयिक हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। हेनरी किसिंजर की पहचान एक विद्वान, स्टेट्समैन, दिग्गज राजनयिक की रही। सियासत छोड़ने के बाद दशकों तक किसिंजर अपनी लेखनी से दुनिया की सियासत को प्रभावित करते रहे। अपने दशकों लंबे करियर के दौरान हेनरी किसिंजर ने अमेरिकी विदेश नीति और सुरक्षा नीति में अहम और कई बार विवादित भूमिका निभाई। दुनिया भर के बड़े नेताओं ने किसिंजर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। किसिंजर का जन्म 1923 में जर्मनी में हुआ। 1938 में नाजी शासन के दौरान उनका परिवार देश छोड़कर अमेरिका चला गया। अपनी बुद्धिमत्ता, इतिहास पर गहरी पकड़ और कुशलता के बदौलत उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में छात्र से अध्यापक का सफर तय किया। किसिंजर अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी भी निभाई। किसिंजर ने 1970 के दशक में रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे। इस दशक की कई युग परिवर्तनकारी वैश्विक घटनाओं में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसिंजर 1971 में इसराइल और उसके पड़ोसियों के बीच छिड़े यौम कपूर युद्ध के समापन के लिए वार्ता में मदद की। वियतनाम युद्ध को खत्म कराने के लिए पेरिस शांति समझौते में भी किसिंजर ने अहम भूमिका निभाई। उन पर चिली में अगस्तो पिनोशो के शासक सहित दुनिया भर में दमनकारी शासन का समर्थन करने का आरोप भी लगा। 1973 में उत्तरी वियतनाम के ले डूक थो के साथ हेनरी किसिंजर को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हालांकि डूक थो ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। इस पुरस्कार को लेकर विवाद भी हुआ और इसके बाद नोबेल पुरस्कार समिति के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। किसिंजर के आलोचकों ने विशेष रूप से लैटिन अमेरिका में कम्युनिस्ट विरोधी शासन को समर्थन देने और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति उनकी नीतियों की आलोचना की। विदेश नीति में लोकतांत्रिक आदर्शों पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के उनके दृष्टिकोण को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। 2022 में एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि क्या उन्हें अपने फैसलों पर अफसोस है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे जिंदगी भर इन मुद्दों पर सोचते रहे और यही उनका शौक और पेशा है। किसिंजर ने कहा कि उन्होंने जो भी सिफारिशें की वो समय के लिहाज से सर्वोत्तम थीं। तो खबर दुनिया की में फिलहाल के लिए आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।